सो यूपीएससी क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं हमारी जियोग्राफी की एंड अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव वे में करेंगे ताकि बिगनर्स की और जिनको एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा उनको भी मतलब कि थोड़ी रिवीजन हो सके उनकी भी। सो शुरू करते हैं हम आज एग्रीकल्चर हिस्ट्री से। थर्ड क्लास है हमारी जियोग्राफी की आज। तो अगर आपको लास्ट तक अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल 21 लाइफ की लिबर्टी आपकी मर्जी है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हुआ, वो एग्रीकल्चर के लिए हुआ था। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद फिर 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स के लिए 9 शेड्यूल आया, मतलब कि दोनों एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं लिंक्ड थे। तो 9 शेड्यूल हो गया हमारा लैंड रिफॉर्म्स के साथ। लेटर गवर्नमेंट ओपन एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज खोली गई, एपीएमसी कह देते हैं जिनको, इन डिफरेंट सिटीज में, अलग अलग शहरों में एपीएमसी मंडीज खोली गई। उसके बाद फिर हमारा पीडीडी बना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा हम जो है फूड को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। सो लाइक ये किसान है। सो किसान क्या करता है, एपीएमसी उससे खरीद लेती है, ठीक है। एपीएमसी ने उससे चीज खरीद ली एंड वो रख लिया अपने पास, उसने सामान लेके। उसके बाद फिर जो किसान है, किसान जो अपनी फसल है वो गोदाम में रखवा देता है। गोदाम के बाद जो फसल है वो राशन दुकान पे चली जाती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। सो वहां से फिर जो पूरी पब्लिक है, जिनको जरूरत है, जैसे पोवर्टी लाइन के जो नीचे आते हैं उनको फूड वगैरह मिलता है, तो उनको दे दी जाती है वो। सो एफसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी काम करती है एफसी। फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो दोनों हमारे ये भी एग्रीकल्चर में ही आते हैं। सो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, एमएस स्वामीनाथन थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे वो इंडिया के। एंड सी सुब्रमण्यम जो थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस टाइम पे जब हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे एंड ऊपर वाले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। सो वाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया? सो मीन्स में लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया इंडिया में। सो 1965 में क्राइसिस आ चुकी थी, इकोनॉमिक प्लस फूड, क्योंकि वॉर भी चल रही थी एक तरीके से पाकिस्तान के साथ। फिर उससे पहले इंडो चाइना वॉर भी हुई 1962 में। सो यूएसए ने स्टॉप कर दिया द सप्लाई ऑफ पीएल 480, वीट का नाम था ये पीएल 480 टू इंडिया। सो उसकी जो सप्लाई थी वो उसने रोक दी यूएसए ने। एंड फिर हमने क्राइसिस को झेला एंड फिर सोचा कि खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया। उसको द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। सो इंडिया में तो हमने देखा, लेकिन वर्ल्ड में कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर? उनको नॉर्मन बार्लो कहा जाता है। ये पीवाईक्यू है, ये आया था अपना, उसमें आया था ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में। सो 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी, उसके बाद खाद्य का फूड का ऑब्वियसली संकट आ गया। सो नॉर्मन बोरलॉग ने 1970 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया वो वर्ल्ड में कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा कर सकते हैं हाइब्रिड सीड्स के साथ, फर्टिलाइजर के साथ, पेस्टिसाइड के साथ। तो वर्ल्ड में इनको माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है जी। उसको एम एस स्वामीनाथन है, वो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये इंडिया में लेके आए थे। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कुछ यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, HYV सीड्स थे। उसके बाद इरिगेशन टेक्नोलॉजी आई, ये हाई यील्ड वेराइटी के बीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्लस पेस्टिसाइड, बिजली आने लगी, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड को यूज करने लगे हम कीटनाशक के लिए। सो फर्स्ट राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1960 में था। वीट कौन कौन से रीजन में हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन उस टाइम पे? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में। आज भी जो फसल सबसे ज्यादा हमें कनक चावल वगैरह देखते हैं वो यहीं पे इन 3 रीजन में ज्यादा मिलते हैं। सो मीन्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई सक्सेसफुल इन पंजाब एंड हरियाणा, कि ज्यादा सक्सेसफुल पंजाब हरियाणा में ही क्यों हुआ? सो सिंस पंजाब हरियाणा रीजन इज द लैंड ऑफ रिवर्स एंड हेंस वाटर अवेलेबिलिटी मेक्स द फार्मिंग इजियर। बल्कि पंजाब में हमें पता है कि वहां से रिवर्स जाती हैं, तो वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे हुई थी पहले से। सो मैनी डैम्स आर देयर, काफी डैम भी थे वहां पे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इरिगेशन इजी। सो अपोर मीन्स में क्या लिख सकते हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर्स। बल्कि जो फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड होल्डिंग थी वो काफी ज्यादा थी, क्योंकि कई पार्ट में सेपरेट होती है, बिखरी होती है। सो पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्ट यूपी आर नियर टू द एनसीआर रीजन, हैंस अवेयरनेस इज मोर। बल्कि अवेयरनेस ज्यादा थी, एनसीआर के पास थे वो, ठीक है, पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे आसपास। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का? सो इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड राइस फ्रॉम द इम्पोर्टर। पहले हम इम्पोर्ट किया करते थे, जैसे हमने देखा PL 480 जो व्हीट थी वो मंगवाया करते थे हम, लेकिन बाद में एक्सपोर्टर बन गए। दिस इज लीड टू द इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द फार्मर इनकम। सो फार्मर की इनकम बढ़ने लगी। दिस आल्सो लेड टू मेक सम सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस। तो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस बना हमारा। सो सेकंड राउंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो कावेरी डेल्टा रीजन में आई फॉर राइस। वो राइस के लिए थी, क्योंकि साउथ में ज्यादा राइस उगते हैं एंड 1980 की बात है वो। सो वहां पे हम राइस एक्सपोर्टर बन के उभरे।
उसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, मोर फोकस वॉज ऑन सेंट्रलाइज्ड ऑन व्हीट राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया हमने, बाकी फसलों को दालों को भूल गए, जिसमें लेग्यूम जड़ों में होता है उसको भूल गए हम, हैंस अदर क्रॉप्स वर नॉट इन प्रायोरिटी। सो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ज़्यादा कर दिया हमने, उसकी वजह से क्या हुआ, लैंड डिग्रेड होने लगी, सॉइल पोल्यूशन होने लग गया, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन होने लग गया, बीमारियाँ फैलने लगी इंसानों में। आज के टाइम पे हमें देखते हैं कैंसर देखने को मिलता है, मर्करी, कार्डमियम, सो सारी चीज़ें हो रही हैं इन चीज़ों की वजह से। सो रिच फार्मर्स कुड अफोर्ड न्यू टेक्नोलॉजीज, जो अमीर फार्मर्स थे उनके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती थी, मशीन्स आ जाती थी, एंड वो ज़्यादा अमीर होते गए, एंड पुअर वो गरीब के गरीब रह गए। सो नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन डेवलप्ड अदर रीजन एंड रिमेन्ड बैकवर्ड, बल्कि जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी का रीजन था वो थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया, एंड बाकी के रीजन पीछे रह गए। सो इंटरस्टेट डिस्पैरिटी बनेगी, बल्कि ऑब्वियसली पंजाब हरियाणा यूपी थोड़े आगे निकल गए, बाकी पीछे रह गए प्रोडक्शन में। सो वाई फेल इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो ईस्टर्न पार्ट इंडिया में क्यों फेल हुआ, वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हम क्यों नहीं मानते कि वहाँ पे तो लाइक आया ही नहीं है। सो लैंड फ्रेगमेंटेशन थी, लैंड बल्कि बंटवारा किया हुआ था, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े थे, तो यील्ड भी कम थी वहाँ पे। सो बैकवर्डनेस थी वहाँ पे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी वहाँ पे। सो बैंक्स वगैरह भी नहीं थी, प्लेटू का रीजन था, अवेयरनेस कम थी, तो सारे रीजन लिख सकते हो आप मेन्स में। सो वट मोर कैन बी डन इन ईस्टर्न पार्ट, तो क्या किया जा सकता था। सो पॉपुलेशन देखें, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो लेबर ज़्यादा मिल सकती है हमें, वो भी सस्ते तौर पे मिल सकती थी। एंड जो प्लेटू की सोइल है वो सूटेबल है पल्सेस के लिए, ऑल सीड्स के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि संतरा उगता है वहाँ पे, नागपुर का संतरा हो गया, ठीक है। उसके बाद सी फूड, वहाँ पे कोस्टल एरियाज में काफ़ी सी फूड मिल सकता है, हनी प्रोडक्शन देख सकते हैं, तो इन चीज़ों में हम वहाँ पे अच्छा कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर स्कोप इन एग्रीकल्चर, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी प्रमोटेड, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह कम से कम यूज़ किए जाते हैं। एक तो नेचुरल फार्मिंग होती है, एक ऑर्गेनिक होती है, दोनों में डिफरेंस भी होता है। उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ये बनाएगी। उसके बाद फिर अवेयरनेस, एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक, तो सारी चीज़ें मतलब कि सो आज के टाइम के ऊपर हम इथेनॉल प्रोडक्शन करने लगे हैं, बल्कि जो गन्ने का बचा होता है जिसको बैगेसे कह देते हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें हैं बची कुची शुगर केन से, जो हमारे स्वीट पोटैटो होता है, मतलब कि उन चीज़ों से हम इथेनॉल बना रहे हैं आज के टाइम पे। पेट्रोल में कार में ना पेट्रोल डल रहा है इथेनॉल मिला के, प्लस जैसे E20 हमने देखा, अभी E85 देख रहे हैं। सो ऑयल इंपोर्ट हमारे इससे कम हो सकता है, फार्मर की इनकम बढ़ सकती है ऑब्वियसली। फिर ड्रिप इरीगेशन देखते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ड्रिप इरीगेशन है ना, उसको एक्सप्लेन वगैरह कीजिए। तो इससे पानी सेव होता है, ड्रिप इरीगेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि वहीं पे पानी पहुंचता है जहाँ पे हमने जाना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। फ्लड वाटर इरीगेशन जो होती है वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे। फिर नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो एक नैनो फर्टिलाइजर आया, मतलब कि वहाँ पे एक लाइक छोटी सी बोतल है 500 ml की, उसमें कहते हैं कि एक जो थैला होता है बड़ा फर्टिलाइजर का, उतना ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर होता है, तो वो चीज़ें आई। लेकिन उससे फिर हम बाद में देखा हमने प्रोडक्टिविटी कम होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आई थिंक वो की थी, इसके ऊपर खोज की थी। उसके बाद फिर ड्रोन दीदी स्कीम लेके आई सरकार, 15,000 ड्रोन बांटे गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने। फिर हाउ फार्मर्स इनकम कैन बी डबल, फार्मर की इनकम कैसे डबल, है ना। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ट्राइड अ लॉट विद स्कीम्स इन इंस्टीट्यूशंस टू मेक द सिचुएशन बेटर फॉर फार्मर्स। विद दिस द लेटेस्ट टारगेट वाज टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, तो यही था कि डबल इनकम कर सके फार्मर्स की। तो स्टेप टू बी टेकन टू डबल द इनकम, तो कौन से स्टेप लिए गए इनकम को डबल करने के लिए। सो इंट्रोडक्शन किया गया सोयल हेल्थ कार्ड का, यहाँ पे सोल की फर्टिलिटी चेक हुआ करती थी, लाइक उसमें कितना नाइट्रोजन है, पोटाशियम कितना है ना, वो चेक होती थी टाइम पे, मिनरल्स कितने हैं उसमें। तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लेके आए, जिसके साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती थी, पानी की बचत होती थी। उसके बाद फिर यूज़ होगा, हमने नैनो फर्टिलाइजर्स देखा, ड्रोन छिड़का करते थे ऊपर से ना चीज़ों को। फिर प्रमोशन ऑफ द इथेनॉल ब्लेंड हमने शुरू किया। फिर अवेयरनेस अबाउट अदर क्रॉप्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई, जैसे लेग्यूम क्रॉप्स को उगा सकते हैं हम, ठीक है, जैसे दालें होगी, उड़द की होगी, अरहर की होगी। सो ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस ऑफ बैंक्स, न्यू ब्रांचेस खोली, क्रेडिट जो मिलना था वो इजी हो गया। उसके बाद फिर प्रोवाइडिंग बेटर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। सो कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं फिर। सो मेंस के लिए सारा, ठीक है, आप सारा कंटेंट मेंस के लिए लिख सकते हो। सो द इनिशिएटिव आर कैरिड इन बेटर वे डेट शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो showing positive results, and the ethanol production can play major role that not only increase the income of farmers but also lead to decrease in oil export। बल्कि ऑब्वियसली इथेनॉल की वजह से हम ऑयल जो हमारा एक्सपोर्ट है, क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं, वो कम हो सकता है, एंड फार्मर की इनकम बढ़ सकती है। तो उसके बाद हम क्रॉपिंग सीजन्स देख लेते हैं। खरीफ होता है, रबी होता है, ज़्यादा होता है, इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन बनी रहती है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में हो। तो हम देख रहे हैं खरीफ, रबी एंड ज़ैद।
तो खरीफ मतलब कि ऐसे ऐसा लग रहा है कि खुरड़ा सा होता है ना, खुरड़ा सा, मतलब कि खुरड़े से हम कब हो जाते हैं जब गर्मी बहुत होती है, तो जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है, तो सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग कर ली जाती है। ओ सच, नहीं, बल्कि जून जुलाई में इसको बीजना शुरू कर देते हैं। एंड सितंबर अक्टूबर या कई बार आज तक नवंबर तक भी चला जाता है, तो वहाँ पे इसकी कटिंग करना हम शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ों की कटिंग करते हैं? बाजरा हो गया, ग्राउंड नट हो गया, जूट हो गया, मेज हो गया, ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे राइस हो गया, राइस को भी आपने याद रखना है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी कौन सी फसल लग रही है, अभी राइस लग रही है, ठीक है, जून जुलाई में राइस लग जाती है, फिर बाद में उसको काट लेते हैं। उसके बाद फिर रबी में देखें तो इसको अक्टूबर नवंबर में जब ये काट लेते हैं तो थोड़े से दिनों के बाद रबी फसल आ जाती है। तो जैसे कि वीट होगी, ठीक है, कनक लगाएंगे सर्दियों में, फिर मार्च अप्रैल में उसको काट लेते हैं जब बैसाखी आती है, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। तो बारले हो गया, मस्टर्ड हो गया रबी में। ज़्यादा मार्च मई में थोड़ा सा बीच में एक थोड़ा सा विंडो होती है, जो उसमें वाटरमेलन वगैरह जो पानी वाली फसलें होती हैं, ककड़ी, खीरा, मेलन, ये सब चीज़ें लगा लेते हैं। सो टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो फूड क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर। फूड क्रॉप्स में कौन सी है कि जो फूड खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टेपल फूड, जैसे वीट, राइस, मेज, बाजरा। फिर कैश क्रॉप्स, जिससे हम पैसा बहुत सारा छापते हैं, है ना, लाइक कॉटन, जूट, टबैको, शुगर केन, ये स्पेशली पैसे के लिए बनाई जाती है, ये वाली कॉटन उगाई जाती है, कॉटन नहीं, हाँ, क्रॉप्स। सो प्लांटेशन क्रॉप देखें, टी, कॉफी, एप्पल, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होगी, ठीक है, जिनको हम प्लांट करते हैं स्पेशली के ऊपर नीचे जाके पहाड़ियों पे। हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। सो टाइप ऑफ फार्मिंग देखें, एक प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। आई होप आपकी रिवीजन अच्छी हो रही होगी इस चीज़ से, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, बस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। सो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, तो इट इज़ अ प्रिवेल्ड इन फ्यू, एक लिखते हैं। सो इट इज़ प्रिवेल्ड इन फ्यू पैकेट्स ऑफ इंडिया, या भारत के मतलब कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इन दिस फैमिली कम्युनिटी प्रैक्टिस लाइक लेबर विद लोकल टूल्स, बल्कि इसमें जो कम्युनिटी होती है, फैमिली होती है, वही प्रैक्टिस करती है अपने जो उनके पास खुद के टूल्स बनाए होते हैं, तो इसलिए इसके प्रिमिटिव कह देते हैं। तो दिस फार्मिंग डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है वाली फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न इसकी प्रिमिटिव फार्मिंग की टाइप एक तरीके से। फिर स्लैश एंड बर्न के कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में कि कौन से हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में इसको जूम फार्मिंग कहते हैं, जूमिंग। फिर मध्य प्रदेश के पास इसको बेवार या दहिया कह देते हैं। आंध्र प्रदेश के पास इसको पोडू या पेंडा कह देते हैं, पोडू या पेंडा ना, बल्कि आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा। उड़ीसा पम्मा दब्बी कह देते हैं इसको। फिर वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी कह देते हैं। एंड साउथ ईस्ट में इसको वॉल्टियर कह देते हैं, वॉल्टियर। हिमालयन रीजन में इसको किल कह देते हैं। एंड झारखंड में कुरुवा कह देते हैं इस चीज़ को। तो ये भी आपने याद कर लेने इससे मेन से, ठीक है, ताकि प्रीलिम्स में अगर ये चीज़ आ जाती है तो आप आंसर दे पाएं। उसको होते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मतलब नाम से पता चल रहा है थोड़ा इंटेंसिव होकर काम करेंगे। तो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इरीगेशन, बल्कि लेबर काफ़ी ज़्यादा काम करती है, इसमें होती है। एंड बायोकेमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इसमें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जाती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में। फिर कमर्शियल फार्मिंग आ जाती है। मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYB सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आर यूज टू स्केल अप द प्रोडक्शन फॉर कमर्शियल बेनिफिट। तो मतलब कि इसमें जो कमर्शियल बेनिफिट के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे HYB सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो वो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कह देते हैं उसको। फिर क्रॉप्स में हमारी सबसे पहले वीट देख लेते हैं। तो रबी क्रॉप हमने देखी थी, नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स का इसको किंग कहा जाता है इन द वर्ल्ड। सो इंडिया से जो प्रोडक्शन है वो 13% इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है इसकी। एंड इंडिया में वीट देखे तो सेकंड पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है, सबसे ज्यादा चाइना उगाता है वीट को दुनिया में, अगर देखा जाए तो सेकंड पे इंडिया आ जाता है। तो 14% जो टोटल इंडिया का एरिया है वो वीट लगी हुई है वहाँ पे। एंड इसकी सबसे ज्यादा यील्ड पंजाब में है। एंड प्रोडक्शन की बात करें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी करता है इसकी, ये अपने याद रखनी है। यील्ड सबसे ज्यादा पंजाब देता है, ठीक है, बल्कि कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन। एंड अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें वो यूपी देता है। फिर HYB सीड्स हैं इसके लिए, जैसे कल्याण सोना आपको नाम सुन गया तो आप कह सकते हो कि वीट का है, सारे वीट के हैं। साबरमती सोनोरा मिल गया आपको, सोनालिका, छोटी लिरमा या फिर अर्जुन मिल गया, ये सारे वीट की HYB सीड्स हैं। क्लाइमेट रिक्वायर्ड देखें तो टेम्परेचर जोन इसका 50 से 75 सेंटीमीटर इसको रेंज चाहिए, बल्कि ज्यादा नहीं चाहिए होती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून से रेन आ जाती है, वो इसके लिए काफी होती है। सोइंग टेम्परेचर इसको बीजने के लिए 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। हार्वेस्टिंग बल्कि जब काटते हैं तो तब थोड़ा टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि मार्च अप्रैल में काटते हैं तो 20 से 25 डिग्री कटाई के टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम। फिर राइस के बारे में देखें तो क्लाइमेट रिक्वायर्ड इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इसको काफी ज्यादा रेनफॉल चाहिए होती है, तो इसको थोड़ा ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है, जैसे ह्यूमिड होता है वहाँ पे, है ना, नमी होगा, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती हो। फिर राइस फार्मिंग रिलीजेस, लेकिन ये मिथेन बहुत ज्यादा छोड़ती है, तो ग्रीन हाउस गैस में कॉन्ट्रीब्यूट करती है राइस फार्मिंग हमारी। उसके बाद फिर वेराइटीज देखे इसकी, जैसे आपको सारी वेराइटीज सुनगी तो ये सारी राइस की वेराइटीज होंगी, ठीक है। सो जैसे पदमा है, जाया है, IR8 है, IR20, रत्ना, पूसा, साबरमती एक्सेट्रा, ठीक है। वो शराबती सुनारा थी, ये साबरमती है, ध्यान रखना आपने। मतलब कि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि ये भाई ये बताओ किसके सीड्स हैं ये।
फिर है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, क्या होता है SRI। तो यूजिंग लेस इनपुट मोर आउटपुट, मतलब कि यहाँ पे इनपुट चीज़ों को कम, कुछ चीज़ों का कम यूज़ किया जाता है लेकिन आउटपुट ज़्यादा यहाँ पे बनाई जाती है। तो ये मेडागास्कर में सबसे पहली बार यूज़ की गई थी। बाद में फिर इंडिया में इसको आंध्र प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया। यंग सीडिंग, मतलब कि यहाँ पे नए नए बीज को ऐसे ही लगा दिया जाता है डायरेक्ट, एंड 6 से 7 दिन प्लांटेड कर दिया जाता है उसको 6-7 दिनों में। सो ओनली सोयल मॉइस्चर होता है वहाँ पे मेंटेन्ड, नो स्टेमल की वहाँ वाटर नहीं, ऐसे जितना हवा वगैरह में नमी होती है वो उससे चल जाती है, थोड़ा बहुत पानी दे देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते इसको फ्लड इरीगेशन की तरह। सो पानी को स्टैगनेट नहीं रखा जाता वहाँ पे खड़ा के जगह पे। फिर सिंगल सीड प्लांट किया जाता है, ठीक है, इनस्क्योर पैटर्न में ऑर्गेनिक यूज किए जाते हैं वहाँ पे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो हमने देखा कि चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है राइस की, ठीक है, वीट की भी चाइना कर रहा था, ठीक है, उसके बाद इंडिया नंबर 2 पे, लेकिन अभी इसको अपडेट कर सकते हैं, अब की इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है, ठीक है, 2024 के नोट्स हैं। फिर इंडिया 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड देखें, हाँ, तो इंडिया का 1/4 टोटल क्रॉप्ड एरिया अपना राइस से गिरा हुआ है। फिर फर्स्ट पोजीशन इन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन में देखें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी में, फिर पंजाब में। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अपनी प्रोडक्शन की जाती है। फिर पल्सेस में देखें दालों में, सो बहुत खरीफ एंड रबी पल्सेस होती है हमारी। रबी पल्सेस 60% टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का जो 60% है वो रबी पल्सेस में आता है, बाकी जो बच गया वो अपना खरीफ में आ गया। सो ग्राम चिकपी हो गया, 40% टोटल जो पल्सेस हैं प्रोडक्शन वो इसकी होती है, ग्राम की, चने की, चिकपी की। अरहर तूर देखें तो 15 से 20% टोटल प्रोडक्शन अरहर की होती है। उड़द की देखें थोड़ी उससे कम होती है, उड़द या फिर मूंग हो गया 8 से 10%। फिर उसके बाद हम देखें UNFAO, तो रिकॉग्नाइज्ड 11 टाइप्स ऑफ पल्सेस थे। UNFA में 11 टाइप ऑफ पल्सेस को ऐड किया गया था, ठीक है। UNF क्या है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर पल्सेस देखें तो हाई प्रोटीन होता है, इसमें फाइबर होता है, वेरियस वाइटामिन्स होते हैं, प्रोवाइड अमीनो एसिड्स, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो चीज़ तो सारी मछली ज्योग्राफी तो चेंज नहीं होती, बस कुछ कुछ आंकड़े वगैरह चेंज हो सकते हैं। फिर राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स पाई जाती है, तो उसे लेग्यूम प्लांट कह देते हैं, जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। जैसे दालों की जो जड़ें होती हैं उसमें पाई जाते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया, तो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है ये। उसको डिक्रीज ग्रीन हाउस तो ग्रीन हाउस गैसेज को हम कम कर सकते हैं ऑब्वियसली। जब चावल को लगाते हैं तो वो तो मीथेन छोड़ता है, राइट। इंक्रीज सोइल हेल्थ बढ़ सकती है इसकी, नाइट्रोजन फिक्स होगा ऑब्वियसली, लेकिन डायरेक्ट नहीं करता, वो बैक्टीरिया से करता है। सो यूज लेस वाटर देन अदर, ठीक है, पानी भी कम लेती हैं दालें। सो ग्राम देखिए, फिर चना हमने 2.8% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ग्राम लगता है इंडिया में, वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है एक टाइप की है। फिर ब्लैक ग्राम देखें, काला चना, तो बहुत रबी एंड खरीफ दोनों में उगाया जाता है, सबसे ज्यादा यूपी, आंध्र और महाराष्ट्र उगाता है। फिर हम देखें ग्रीन ग्राम, हरा चना, सो मूंग, लेग्यूम, ये चीज़ें आ जाती है इसमें। टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल रीजन सारे तरह के होते हैं इसमें, सबसे ज़्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार ये उगा रहे हैं। 3 याद रख लेने बस आपने ग्रीन ग्राम के लिए। फिर ऑयल सीड के देखिए, इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स में, 14% टोटल जो एरिया है उसमें हमने ऑयल सीड्स उगा रखे हैं। एंड इंडिया प्रोड्यूस करता है ग्राउंड नट, ठीक है, यहाँ से हमें तेल निकाल लेते हैं सीड्स में। फिर सोयाबीन से, सनफ्लावर से, मस्टर्ड से, इन सबसे तेल निकल जाता है। फिर मेजर प्रोड्यूसर्स देखें तो ड्राई लैंड्स, उसके बाद गुजरात, राजस्थान एंड MP, 3 याद रखने आपने कि सबसे ऑयल सीड यहीं से पैदा होते हैं, गुजरात, राजस्थान एंड MP, ठीक है। ऑयल सीड का मतलब है कि इनमें से निकालते हैं लोग, तो ये चीज़ें भी कौन उगा रहे हैं? यही उगा रहे हैं 3। फिर पाम ऑयल देखें तो पाम ऑयल वैसे इंडिया में इतना उगाया नहीं जाता, हम बाहर से ही इसको करते हैं इम्पोर्ट। सो नेटिव इसका अफ्रीका से था, अफ्रीका से बाद इसको साउथ ईस्ट एशिया में लाया गया, ठीक है, 100 साल पहले। सो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें, सैचुरेटेड थोड़े खतरनाक होते हैं, अनसैचुरेटेड थोड़े ठीक होते हैं। सो बिगेस्ट प्रोड्यूसर इसका इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है इसको, लेकिन नेटिव कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्राउंडनट के बारे में। सो ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप होती है साउथ इंडिया, इसको रबी क्रॉप माना जाता है साउथ इंडिया में। इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। एंड इंडिया में देखें तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, 3 याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट यही उगाते हैं, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। उसके बाद सोइल फॉर्मेशन देख लेते हैं।